इसमें 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 देखिए, वो जो शरारत है कि आपने एक बहुत मक्कारी के तहत मर के काट करके हिंदुओं को भेजा जा रहा था पाकिस्तान से, उनके बारे में चिंता नहीं की, लेकिन ये कहा कि यहां ऐसा हो सकता है। तो 47 में उतने दिन से तो रह ही रहे थे। अगर काट नहीं होता तो एक दिन में तो कहीं 90% हिंदू नहीं हुए। लेकिन आप ये देखिए कि आप 47 की बात करें अश्विनी भाई, ये बात तो हिंदुस्तान में आज ये मक्कारी की चल रही है। वो कभी आमिर खान को डर लगने लगता है, कभी नसरुद्दीन शाह को डर लगने, ये उस चीज को बनाए रखना चाहते हैं सिर्फ एक एजेंडे के तहत कि देखिए साहब यहां पर जो है वो इंटॉलरेंस हो रही है मुसलमानों के। तो ये एजम्पशन पे उस वक्त किया गया, उस एजम्पशन से आर्टिकल 30 आ गया कि साहब यहां पे ये होगा। वो आज भी जारी है, वो आज भी खत्म नहीं हुई है। वो तमाम जो इनके इंटेलिजेंसिया है वो आज भी उसको बनाए रखना चाहती है, जिससे कि जो उनके नफेरियस डिजाइन है जो इस देश में हो रहे हैं। आज बंगाल में खुलेआम मुसलमान हिंदू को मार रहा है। आज 5 लाख हिंदू कश्मीर से अपनी धरती से मुसलमानों ने मारा, कोई पाकिस्तान से आने वालों ने नहीं मारा। 2,500 वहां मारे गए। आज उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद है, संबल है, मेरठ है, ये जगह खाली हो रहे हैं। आज अलीगढ़ से हिंदुस्तान हिंदू छोड़ के जा रहे हैं। आज क्या कहते हैं आपके नूह से छोड़ के जा रहे हैं, मल्हारकोट। तो ये जो मक्कारी थी ये उस वक्त के लीडर में भी थी, और आज जो इंटेलिजेंसिया सो कॉल्ड मुसलमानों की है वो आज भी यही काम कर रही है। तो वो ये कानून खत्म ना हो, इसको हटाया ना जाए, उससे पहले माहौल को ऐसा कर दो। आपका क्या कहना है? भाई साहब, मैं तो आपके तरीके मैं भी कड़वा सच बोलता हूँ। बुरा लगे तो बुरा लगे, लगे बुरा, 17 देश को नहीं लगना चाहिए, राष्ट्र को नहीं लगना चाहिए। जिसको लगना है आज ही लग जाए और वो चला जाए, हमको कोई चिंता नहीं है अश्विनी भाई। 1750 में अफगानिस्तान का नाम गंधार था और गंधार हिंदू राष्ट्र था। 1750 में हिंदू वहां राजा थे, हिंदू रीति रिवाज था, हिंदू त्योहार मनाए जाते थे। तो उस समय भी वहां हिंदुओं ने सोचा नहीं होगा यार हमें तो यहां सब कुछ कन्वर्ट होना पड़ेगा। आखिर 1750 में कोई बचा? 1750 में अगर हिंदू राष्ट्र था तो इसका मतलब वहां पे उपाध्याय भी रहे होंगे, कुलश्रेष्ठ भी रहे होंगे, यादव जी भी रहे होंगे, पटेल साहब भी रहे होंगे, पासवान जी भी रहे होंगे, सरोज भी होंगे, गुप्ता जी रहे होंगे, गर्ग साहब रहे होंगे, भार्गव जी भी रहे होंगे, सब रहे होंगे। और बाकी तो छोड़िए, 70 साल के पहले कराची पूरी तरीके से हिंदू मार्केट थी। पेशावर पूरा सिखों का, सिंधुओं का डोमिनेंट प्लेस था जहां पूरा बिजनेस वही करते थे। ये बात हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये जो बचे हुए हिंदू समझ क्यों नहीं रहे? अरे देखते देखते दुर्योधन का ननिहाल गंधार कंधार बन गया। तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे साथ आगे तुम 25 साल बाद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या होने वाला। अगर दुर्योधन का ननिहाल गंधार बन सकता, गंधार कंधार हो सकता है, राजा भरत का ननिहाल कैकेय पेशावर बन सकता है, कुंभकर्ण का कुंभा काबुल बन सकता है, तक्षशिला रावलपिंडी बन सकता है, और तो बाकी छोड़ दो, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन सकता है। तो पश्चिम बंगाल क्यों नहीं बांग्लादेश बन जाए? आखिर बंगाल की तो पूरी बांग्लादेश तो डिजाइन करके बैठा हुआ है। ग्रेटर बांग्लादेश में बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, इस पे चर्चा हमें करने की जरूरत है। जिस तरीके से पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पूरा गजवा हिंद करने का है, जो यहां अंदर बैठे हुए हैं वो जमीयत फमीयत जो भी है दुनिया भर के, बांग्लादेश के अलग खेल चल रहा है। बांग्लादेश भारत के 7 राज्यों का जो बॉर्डर वाला ये राज्य है उसको मिला के ग्रेटर बांग्लादेश का अपना सपना पाल के बैठा हुआ है। और बांग्लादेश में भी चुनाव होता है तो हिंदू वहां पलायन करता है, और बंगाल में भी चुनाव होता है तब भी हिंदू पलायन करता है। कमाल। बांग्लादेश में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं भाई साहब, अवध के एरिया में उपाध्याय होते थे। ये फैजाबाद, फैजाबाद तो नहीं, अयोध्या, मतलब फैजाबाद तो बाद में नाम हो गया, अयोध्या, प्रयाग, कानपुर, इस वाले एरिया में उपाध्याय होते थे। तो राजा स्कंद गुप्त थे उस समय, उन्होंने बोला हमको 1000 उपाध्याय दे दीजिए, क्योंकि उपाध्याय का मतलब पूजा पाठ करने वाला, मंदिरों में पूजा कराने वाला और गुरुकुल गुरुकुल चलाने वाला, ये होता था उपाध्याय। उन्होंने क्या किया कि 2000 उपाध्याय को बंद गांव में बसाया, तो वो उनको कहा बंदोपाध्याय। 2000, हाँ 10, और उसके बाद उन्होंने एक उपाध्यायों की टुकड़ी को चटगांव में बसाया, जो चटगांव बांग्लादेश में, उसको कहा उन्होंने चट्टोपाध्याय। फिर कुछ उपाध्याय को गंगा सागर में बसाया पूजा पाठ करने के लिए, वो बन गए गंगोपाध्याय।
ओ वाह। तो उपाध्याय से बंदोपाध्याय, बंदोपाध्याय से बनर्जी, उपाध्याय से चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय से चटर्जी, उपाध्याय से गंगोपाध्याय, गंगोपाध्याय से गांगुली। क्या वो अंग्रेज, पहले तो वो बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, गंगोपाध्याय, मुखोपाध्याय चल रहा था। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों को शॉर्ट करने की आदत थी, नाम को मतलब शॉर्ट करते थे, तो उन्होंने बंदोपाध्याय को बनर्जी कर लिया, चट्टोपाध्याय को चटर्जी कर लिया, मुखोपाध्याय को मुखर्जी कर लिया, गंगोपाध्याय को गांगुली कर लिया। इस तरीके से सारे उपाध्याय, गोत्र हम सबका एक ही होता है। मैं अपने बंगाल में बैठे बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी और गांगुली से कहना चाहता हूं कि ये पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश बन गया, वहां पे भी बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय, गंगोपाध्याय थे, कोई नाम लेवा नहीं बचा। तुम किस सपने में जी रहे हो? अगर पूर्वी बंगाल का गंगोपाध्याय, बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय खत्म हो सकता है, तो पश्चिम बंगाल कैसे नहीं खत्म हो जाएगा? ये मुझे समझ में नहीं आ रही, दिमाग क्यों नहीं लगा रहे? देखते देखते, आखिर देखते देखते पूरी बंगाल बांग्लादेश बना ना। हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी के, हमने नहीं देखा, हमारे पिताजी ने देखा, हमने नहीं देखा लेकिन हमारे पिताजी ने देखा कि पाकिस्तान बना। और सबसे बड़ी बात ये, अगर सब कुछ सही रहता तो मनमोहन सिंह के परिवार को, कपूर खानदान को, आडवाणी जी के परिवार को अपना दुकान, अपना मकान, अपना पूरा व्यापार छोड़ के भागना क्यों पड़ता भाई? क्यों भागना पड़ता? और एक बात मैं आप जरूर कहना चाहूंगा, क्या कारण था कि गोरी ने 17 बार हमला किया? और क्या कारण था कि पृथ्वीराज ने 17 बार उसको माफी दी? यह हमें समझना पड़ेगा। हम जब इस मानसिकता को समझ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा आगे हमें क्या करना। गोरी ने 17 बार हमला किया था राज्य पाने के लिए नहीं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, गोरी, गजनी, जितने भी तुगलक, कोई भी सत्ता की खातिर हमला करके आगे नहीं बढ़ा। सत्ता उनके लिए जरिया थी, अंतिम उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार। और भारत के हिंदू राजा, बस एक दो नाम है मैं जिनको जानता हूं जिन्होंने वास्तव में सनातन के लिए लड़ा, नहीं तो सारे के सारे राजा केवल सत्ता के लिए लड़ रहे थे। अगर पृथ्वीराज चौहान सनातन की रक्षा के लिए लड़ते तो पहली बार में उसको खत्म कर देते। और गोरी अगर सत्ता के लिए लड़ता तो जो पहली बार हार गया वो कहीं और चला जाता, कहीं और हमला करता। 17 बार हमला नहीं करता हो, 17 बार हमला किया कि उसको गजवा हिंद करना था। तो हमारे राजा भी सत्ताजीवी थे, इसलिए हम पूरी दुनिया से गायब हो गए। और बाद में आजादी के बाद हमारे नेता वोट जीवी हो गए, इसलिए हम भारत के 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो गए। और माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना बड़ी तकलीफ की बात तो ये, ना माइनॉरिटी को खत्म किया जा रहा है, ना माइनॉरिटी का दर्जा मिल रहा है। बड़ी सीधी सी बात है, या तो आप माइनॉरिटी को परिभाषित करिए, और नहीं तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री खत्म करिए। दो पैमाना नहीं चलेगा कि 1% वाला माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा, 95% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, यह पैमाना नहीं चलेगा। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म होना चाहिए। अगर इस देश को हम बचाना चाहते हैं तो हमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करना पड़ेगा। भाई 1993 के पहले माइनॉरिटी कमीशन तो नहीं था यहाँ पे। जब कांग्रेस ने 1992 में कानून बनाया, उसके पहले तो कानून नहीं था। तो क्या इस देश में मुसलमानों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, मुसलमानों का कल्याण नहीं हो रहा था? जो पहली बार पूरी भारत में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी, 2006 में बनी, कांग्रेस ने बनाया। के रहमान खान भारत के पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने। तो क्या उसके पहले मुसलमानों का कल्याण नहीं हो रहा था? 2006 के पहले क्या मुसलमान बिल्कुल नंगे भूखे थे और बिल्कुल अब ठीक हो गए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनते? ये हमारे देश के लोग क्यों नहीं समझ रहे? नेताओं के खेल को क्यों नहीं समझ रहे? संविधान में जो बातें लिखी हैं ठीक उसका उल्टा हो रहा है। संविधान कहता है जातिवाद खत्म करो, जाति के आधार पर दुनिया भर की स्कीम बना दी। संविधान कहता है भाषावाद खत्म करो, भाषा के आधार पर दुनिया भर की स्कीम। संविधान कहता है क्षेत्रवाद खत्म करो, दुनिया भर की आज भी चल रहा है। संविधान कहता है सांप्रदायिकता नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, मजहब के आधार पर भी वजीफा, मजहब के आधार पर ट्रेनिंग, मजहब के आधार पर नौकरी, मजहब के आधार पर स्कूल, और छोड़ो मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटी चल रही है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी।
तो ये जो खेल चल रहा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तो 5 नए सेंटर बनाए जा रहे हैं, मल्लापुरम में बनाया जा रहा है, बिहार में वहां बनाया जा रहा है जहां 90, तो ये तो उसको और एक्सपेंड कर रहे हैं हम, और मजबूत कर रहे हैं उस थॉट को जो भारत को तोड़ने, इस राष्ट्र को समाप्त करने की मंशा या इस पे एक खास किस्म का एजेंडा लागू करने वालों को तो आज भी बढ़ावा मिल ही रहा है। भाई साहब, पृथ्वीराज चौहान 17 बार में विश्वास नहीं जीत पाए। हम किस गलतफहमी में हैं? 17 बार माफ किया था ना, लेकिन जैसे उसको मौका मिला उसने घोप दिया। हम किस गलतफहमी में हैं? इस देश को बचाना है तो आपको समान शिक्षा लागू करनी पड़ेगी। ये मदरसे जिहाद के अड्डे हैं, जिहाद की जड़ें। अभी बिहार में मिला मदरसे बम विस्फोट हुआ है। जब संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलेगा, आज लंबा हो जाएगा भाई साहब, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 5 ऐसे विषय हैं जिसपे मैं, जो संविधान की हमारे आत्मा है, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता हमारे संविधान की आत्मा है। घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान हमारे संविधान में है। मैं संविधान के साथ आपको दिखाऊंगा, और संविधान में नहीं होता तो मेरी पीआईएल कैसे एक्सेप्ट हो जाती है? तो बड़ी बेसिक सी बात। सही बात। जनसंख्या नियंत्रण में मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट इसलिए हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भैया इस पे हम क्या करें, कानून बनाना हमारा काम थोड़ी है। मैंने कहा 70 साल बीत गए, 125 बार संविधान बदल दिया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, और जो संविधान की व्यवस्था इसको लागू नहीं कर रहे हैं, अगर आप भी नहीं कहोगे तो कभी नहीं लागू करेंगे। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया, और उसके बाद जवाब क्या आया? जवाब आया जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं। अरे भैया, अगर बहलाने से, फुसलाने से, कहने से जनसंख्या नियंत्रण हो जाता, फिर तो कहने से आपका नहीं, कहने से तो फिर तो आपको लोग ट्रैफिक रूल भी फॉलो कर लेते। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, आपको बिल्कुल। लोगों को काउंसलिंग करने से ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करते, कहने से आपको लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, केवल कहने से आप लोग हेलमेट नहीं पहनते, आपको लगेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून कर लेंगे। समझ में नहीं आ कौन सी गलतफहमी में जी रहे। इस देश में तो आपको चाइना का मॉडल बनाना पड़ेगा। चाइना ने बहुत कुछ सीखा है, और हमें 2 देशों से बहुत सीखने की जरूरत है, चाइना से और इजराइल से। हालांकि फ्रांस बड़ा लिबरल था, लेकिन वो भी ठिकाने आ गया है। जब उसके यहाँ, अब जब फ्रांस के पड़ी है तब जाके समझ में आया कि अब उसको अब अक्ल ठिकाने आई है, अब फ्रांस भी ठीक हो रहा है। लेकिन हमें कितनी भाई समय चाहिए? 1000 साल हो गए, रोज देख रहे हैं, तब भी क्या ये मतलब, मैं समझता हूं कि नेताओं ने आंखों पे पट्टी बांध ली है, और चंद नेताओं ने पट्टी बांध दी है तो पूरे राष्ट्र को दांव पे लग जाता। तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि राष्ट्र में जो करोड़ों लोग हैं वो सड़क पे कब निकलेंगे भाई? वो निकले ना, सरकार के भरोसे सब कुछ छोड़ करके हम भी बैठे हुए कि अगर सरकार कानून नहीं भी बनाती, और अश्विनी भाई इस देश में कानून तो बहुत से हैं लेकिन उसका कहां पालन होता है? जो कानून बने उनका कहां पालन हो रहा है? तो जब तक मैं समझता हूं कि सड़कों पे जो बात आप बार बार कह रहे हैं, जो 8 अगस्त की आपकी कॉल है, मैं चाहता हूं कि उसमें ज्यादा लोग आए, लेकिन आम आदमी को, आम नागरिक जब तक सड़क पे नहीं निकलेगा, नेता तो इन चीजों को बनाए इसलिए रखना चाहते हैं कि वो वोट बैंक का एक एजेंडा है। वोट बैंक। अब आप मुझे बताइए कि आप मंदिरों से पैसा ले लेते हैं, वहां भी पैसा, तो बताओ आपने, और यहां दिल्ली में वो बैठा हुआ जो है, यहां एक 2 कौड़ी के मुसलमान जो खड़े होकर नमाज पढ़ता है, उसे 18,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यार कमाल है इस देश में। संविधान की शपथ लेके संविधान की धज्जियां उड़ाना तो कोई भारत के नेताओं से सीख। अरे भैया, संविधान का मतलब एक समान विधान। विधान का मतलब अगर आपने तय कर लिया कि आपको पुजारियों को देना है तो ठीक है, फिर आप पुजारियों को भी दो, फिर पादरियों को भी दो, फिर मौलानाओं को भी दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने तय कर लिया कि आपको जो चढ़ावा उसको लेना है, तो मंदिर से भी ले लीजिए, मस्जिद से भी ले लीजिए, दरगाह से भी ले लीजिए, और चर्च से भी ले लीजिए, फिर तो समझ में आता है। ये हिंदू ही दुधारी गाय है। हिंदू टैक्स देगा, हिंदू शराब पिए, हिंदू टैक्स दे, हिंदुओं से मंदिर में पैसा ले लो, हिंदुओं की जमीन ले लो, हिंदुओं को शराब पिला पिला के उसको बीमार भी कर दो। भाई इस भारत में शराब कौन पी रहा है? जो समुदाय सबसे ज्यादा टैक्स को यूज कर रहा है, फ्री का सिलेंडर, फ्री की चीजें ले रहा है, वो तो शराब पीता नहीं। शराब पीने वाला कौन है? तो बर्बाद हो रहा है हिंदू शराब पी के। हिंदू की पूरी कौम बर्बाद हो रही है। और शराब, बड़ी सीधी सी बात है, शाम को जब संध्या वंदन करने का टाइम होता है,
जब हिंदू का लड़का शराब पी लेगा और संध्या वंदन कहाँ करे? सुबह योग प्राणायाम करने का टाइम होता है, जाप करने का टाइम होता है, जब उसने शाम को शराब पी लिया तो सुबह नहीं। तो एक बड़े, मैं तो एक 2-3 एंगल आपको बताऊं। ये आर्टिकल 47 जो संविधान में आया था, महावीर त्यागी थे और 2-3 और लोग थे, बड़े राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने संविधान सभा में बोला था ये कि शराबबंदी नशाबंदी आर्टिकल 47 जो कहता है, वो उसके पीछे पूरी बैकग्राउंड उन्होंने दिया, क्यों जरूरी है, हमारे देश का युवा बर्बाद ना हो, हमारा जो देश का युवा सनातन छोड़ के विधर्मी ना हो जाए, इसलिए नशाबंदी शराबबंदी जरूरी है, इसलिए आर्टिकल 47 डाला गया। लेकिन आर्टिकल 47 चर्चा नहीं होती। हमारे देश में मंडल कमीशन की चर्चा होगी जिसने समाज को बांटा, हमारे देश में सच्चर कमेटी की चर्चा होगी जिसने समाज में जहर घोला, लेकिन वेंकटचलैया कमीशन की चर्चा नहीं होगी जिसने 250 सुझाव दिए और एक से बढ़कर एक से यूनिक सुझाव, एक से बढ़कर एक यूनिक सुझाव। इस देश में अगर वेंकटचलैया कमीशन के 250 सुझाव लागू हो जाए तो इस देश में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट पे रखी गई, पार्लियामेंट के टेबल की गई, सच्चर कमेटी को पार्लियामेंट पे टेबल किया गया, लेकिन वेंकटचलैया कमीशन को टेबल नहीं किया गया। तो भाई साहब कहते नहीं किससे रोए, अरे 788 में से वो 288 नहीं करते तो नहीं करते। हमें तकलीफ तो उन 500 से है जो जय श्री राम बोलते, भारत माता की जय बोलते। जी जी जी, वो बस भारत माता की जय और जय श्री राम से ही समझ चाहते हैं कि बस उससे ही राष्ट्र चलता रहे, उससे आगे वो भी नहीं करना चाहते। कह तो रहा हूं भाई साहब, इस देश में केवल संविधान 100% लागू हो जाए, और जब आप संविधान को लागू करोगे कौन माई का आवाज रोकेगा? कौन रोकेगा? आपके पास बढ़िया ग्राउंड है संविधान लागू करने का, न सुप्रीम कोर्ट रोकेगी आपको, न कोई पॉलिटिकल पार्टी रोकेगी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रोकेगी, आप सीधे बोलो भैया संविधान विरोधी है, ये तो बाबा साहब का अपमान कर रहा है। आप लागू तो करो, समझो तो इस संविधान में क्या क्या बचा हुआ है। आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए, आर्टिकल 16 कहता है समान शिक्षा लागू होनी चाहिए, आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, आर्टिकल 25 का जो सब क्लास है वो कहता है धर्मांतरण नियंत्रण कानून होना चाहिए। संविधान हमारा कह रहा है घुसपैठ नियंत्रण कानून होना चाहिए। संविधान हमारा आर्टिकल 351 कह रहा है कि इस देश के सभी लोगों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। आप कानून बनाओ, संस्कृत को मैंडेटरी करो। संस्कृत को भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित करने का सबसे पहला जो प्रपोजल रखा था वो बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदी को नहीं, संस्कृत को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हिंदी को लेकर कहीं विरोध नहीं, केवल तमिलनाडु में विरोध है, लेकिन संस्कृत को लेकर कहीं विरोध नहीं। तमिलियंस को संस्कृत से विरोध नहीं है, इसलिए बाबा साहब ने बोला काम करो संस्कृत राष्ट्रभाषा बना देते हैं, संस्कृत को मैंडेटरी कर देंगे स्कूलों में, तो जब बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे हिंदी तो अपने आप पढ़ लेंगे। गांधी जी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते, आप गांधी जी को माला पहनाते हो, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, आप बाबा साहब को माला पहनाते हो, संस्कृत राष्ट्रभाषा नहीं बनाते हो। बाबा साहब सबसे पहले जब यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट बनना हुआ 1905, तो सबसे पहले बाबा साहब ने विरोध किया। बाबा साहब ने बोला जब हमने संविधान में आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा हुआ है तो हिंदू के लिए अलग से कानून क्यों बनना चाहिए? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, देखते कौन विरोध करता, कौन विरोध करता है इस देश। और ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं, चीजें हमारे संविधान में है, चीजें चाइना में, फ्रांस में, यूके में चल रही हैं, अच्छी तरीके चल रही हैं, कोई विरोध करने वाला भी नहीं है, फिर भी पता नहीं करने से क्यों डर रहे हैं। समझ में हम तो मैं समझता हूं कि दिस इज द राइट टाइम, यू हैव मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज एंड यू हैव ए विल, यू वांट टू डू दैट, एंड आप अपने मैनिफेस्टो में से लिखते रहे। तो आपने शोभा बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है कि हम ये भी करेंगे ये भी करेंगे, लेकिन अब फिर वही मैं कह रहा हूं, आप सत्ता में हैं, आप पे मेजॉरिटी है, ब्रूट मेजॉरिटी है, दूसरी बार मेजॉरिटी है, तो अब देश के सामने आपके पास कोई रास्ता नहीं है भागने का कि हमने ये नहीं था और वो नहीं था, 20 राज्यों में आपकी सरकार है। अगर ये भी सरकार नहीं करती तो फिर इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ ढकोसला है, मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें करिए और जब आप सत्ता से बाहर हो तो कुछ और कहिए, सत्ता में आए तो कुछ और कहिए। मुझे ऐसा लगता है। भाई साहब आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ। ऐसा कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊं कि संविधान में सारी बातें लिखी नहीं, लेकिन संविधान में यह लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इस संविधान का इंटरप्रेटर है। मतलब संविधान में जो बातें नहीं लिखी हैं
उसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसका वो गार्जियन है संविधान का, अब प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिफॉर्म आर्टिकल 14 का हिस्सा है। आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है, रूल ऑफ लॉ हमारा फंडामेंटल राइट है, भारत चूंकि रूल ऑफ लॉ से चलता है, इसलिए उन्होंने कह दिया पुलिस रिफॉर्म आर्टिकल 14 के अंतर्गत आएगा। वही पुलिस रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं, वही मैकाले वाला 1861 का कानून लेकर ढोरे। अब तो वो मैकाले वाला कानून यूके में भी नहीं चलता, यूके में नहीं चलता, ब्रिटेन में भी 1861 वाला कानून नहीं चलता जो हम लेके चल रहे। मैकाले की आईपीसी 1860 वाली अब यूके में भी नहीं चलती, ब्रिटेन में नहीं चलती, हम लेके चल रहे। अगर हमने पुलिस रिफॉर्म किया होता, जुडिशियल रिफॉर्म किया होता, ये छोटे छोटे जो है टुच्चे जो सांसद विधायक बने, संसद विधायक नहीं बनते, जो छोटे टुच्चे टाइप के लोग सफेद पोस्ट घूम रहे हैं, ये घूमते नहीं। हमने पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म किया होता तो आज सोनिया गांधी जेल में होती। हमने पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म किया होता तो राहुल गांधी जेल में होते, वाड्रा जेल में होता, प्रियंका जेल में होती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जेल में होती। हमने पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म किया होता तो ये गमले में गोभी पैदा करने वाले चिदम्बरम जेल में होते। पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म किया होता, वोहरा कमेटी, इतना बड़ा नेक्सस, वोहरा कमेटी बनी, वोहरा कमेटी में नाम तक आ गए, नाम तक आ गया, और वोहरा दाऊद के गुर्गे इस देश में चीफ मिनिस्टर बन गए। हमने वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को टेबल नहीं किया। चलो कांग्रेस ने वोहरा कमेटी की रिपोर्ट पर टेबल नहीं किया, आज की डेट में वोहरा कमेटी की रिपोर्ट टेबल करने में क्या दिक्कत? वेंकट चलैया कमीशन तो कांग्रेस ने नहीं बनाया था ना, वेंकट चलैया कमीशन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बनाए गए कमीशन को पार्लियामेंट में टेबल करने से किसने रोका है? समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बना के पार्लियामेंट में टेबल करने से कौन रोक रहा है? जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट बना के पार्लियामेंट में टेबल करने से कौन रोक रहा है? जो लॉ कमीशन की सिफारिशें हैं उनको अगर पार्लियामेंट में टेबल करने से कौन रोक रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहां रहे हैं। और हमें तकलीफ तो उन 500 लोगों से है, उन 500 सांसदों से है लोकसभा और राज्यसभा के, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, कई बार गमछा भी भगवा कलर का पहन लेते हैं, कई बार भगवा कलर का कुर्ता भी पहन लेते हैं, अपने आप को जय श्री राम, भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन ना कभी वो पुलिस रिफॉर्म की बात करते, न कभी इलेक्शन रिफॉर्म की बात करते, न कभी जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते, न कभी समान शिक्षा की बात करते, न कभी समान नागरिक संहिता की बात करते, न कभी घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाने की बात करते, न धर्मांतर नियंत्रण कानून बनाने की बात करते, न जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात करते। वो फीता काटते रहो, बतौलेबाजी करते रहो, बतौलेबाजी करते रहो। बतौलेबाजी करने से बड़ी सीधी सी बात है, हम हिंदू धर्म के लोग पूर्व जन्म में विश्वास करते, पुनर्जन्म में विश्वास करते। आखिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत में जन्म लेना छोड़ दिया क्या? क्या बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में जन्म लेना छोड़ दिया? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत में जन्म लेना छोड़ दिया? क्या लोहिया जी ने जन्म लेना छोड़ दिया? यदि नहीं तो आज की डेट में हमारे पास लोहिया, पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल, ऐसे लोग संसद में क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि हमने वो अंग्रेजों की घटिया व्यवस्था को बरकरार रखा हुआ, इसलिए हमारे संसद में न लोहिया पहुंच पा रहे, न श्यामा प्रसाद पहुंच पा रहे, न दीनदयाल जी पहुंच पा रहे, न बाबा साहब अंबेडकर पहुंच पा रहे। नहीं तो आप ढूंढिए भाई साहब, आप तो इतना बड़ा बड़ा काम है, आप ढूंढिए, आपको भारत में कम से कम हर राज्य में आपको एक दीनदयाल मिल जाएंगे, एक श्यामा प्रसाद मिल जाएंगे, एक सरदार पटेल मिल जाएंगे, एक आपको सब बाबा साहब अंबेडकर मिल जाएंगे, एक लोहिया मिल जाएंगे। राष्ट्रवादियों की कमी थोड़ी है, ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आपको शास्त्री मिलेंगे, आज भी मिलेंगे शास्त्री, बस केवल इतना है कि वो पार्लियामेंट पहुंच नहीं पा रहे। और मुझे तो कई बार ताजुब होता है, हमारे कुछ कांग्रेस के लोग हैं, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट मिलते तो मजाक भी बुलाते, बोले तुम्हारी वाली टीम तो यार दिन भर केवल एक्सपोज करती रहती है, क्या हुआ आज? एक्सपोज ही करते रहोगे, कुछ और भी करोगे? पूछते, हमको ताना मारते। अरे असली गांधी की पोती ने 3 करोड़ का घोटाला किया तो 7 साल की सजा हो गई। असली गांधी की पोती ने अफ्रीका में 3 करोड़ रुपए का घोटाला किया तो 7 साल की सजा हुई और 3 करोड़ जब्त हो गया। नकली गांधी यहां कम से कम 50,000 करोड़
करोड़ की प्रॉपर्टी लेके बैठा है पूरे भारत में, और बाहर वो गोल्फ खेल रहा है, एसपीजी सुरक्षा में चल रहा है, जेट जेट कटे की सुरक्षा में घूम रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नंगे आदमी को और एक्सपोज कर, अरे उसके पास एक्सपोज करने के लिए बचा के सब जानते हैं वो परिवार देशद्रोही है, वो परिवार जो है भ्रष्ट है, वो परिवार देश के बारे में अच्छा नहीं सोचता। हमने क्या किया? हम केवल पूछताछ करते रहेंगे, नोटिस भेजते रहेंगे, साल में एक बार नोटिस भेज देंगे, नोटिस चली जाएगी, पेपर में छप जाएगा, फिर अगली बार इलेक्शन में फिर कहेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, अगर गांधी परिवार भ्रष्ट है तो बाहर क्यों, और बाहर है तो फिर भ्रष्ट कैसे? अगर आप कहते हो अब्दुल्ला परिवार के पास करोड़ों रुपए हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला बाहर क्यों है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी बाहर क्यों है? ये 2G घोटाला करने वाले बाहर क्यों है? कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले बाहर क्यों है? कोयला घोटाला करने वाले बाहर क्यों है? अगस्ता वाले बाहर क्यों है? ये मोइन कुरैशी बाहर क्यों है? ये हसन अली बाहर क्यों है? हम सत्ता में हैं। सत्ता का काम विपक्ष की पोल खोलना नहीं होता। सत्ता का काम ऐसी व्यवस्था बनाना होता है, ईमानदार सीना ठोक के जिए और भ्रष्टाचारी बाहर मुंह दिखाने लायक न बचे। सत्ता का मतलब ऐसी व्यवस्था कायम करना कि जितने गलत तरीके के लोग हैं, चाहे वो नक्सली हो, चाहे माओवादी हो, चाहे वो कट्टरपंथी हो, जो भी है, वो बाहर नजर नहीं आने चाहिए, वो तिहाड़ के अंदर होने चाहिए। ये व्यवस्था होती है और 1 साल के अंदर व्यवस्था बन सकती है, मात्र 1 साल के अंदर, मात्र 1 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था बन सकती है इस देश से सारे सेकुलर लिबरल देश छोड़ के भाग जाए। 1 साल की ऐसी अंदर व्यवस्था हो सकती है कि जो 5-5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये फटाफट ठीक होने लग जाए। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म इसलिए नहीं किया जा रहा है कि जुडिशियल रिफॉर्म से आम आदमी के मुकदमे जल्दी निपटेंगे, इन लुटेरों के मुकदमे जल्दी निपटेंगे। ये लुटेरे पकड़े जाएंगे। काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त करने और आजीवन कारावास देने का कानून इसलिए नहीं बन रहा है कि जब यादव सिंह को आजीवन कारावास होगा तो अब्दुल्ला को भी आजीवन कारावास होगा। यादव सिंह को आजीवन कारावास होगा तो जो शारदा घोटाला, शारदा बंगाल में किया, सबको घोटाला हो। तो नूरा कुश्ती करने से, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल खेलने से व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको जमीन पे करना पड़ता है, कंक्रीट चीजें करनी पड़ती है। और एक बात मैं बता दूं भाई साहब, समीक्षा तो सबकी हो रही है। समीक्षा तो भीष्म पितामह की हो रही है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उन्होंने विद्रोह क्यों नहीं किया। समीक्षा द्रोणाचार्य की हो रही है कि चीरहरण होता रहा तो उन्होंने धनुष बाण क्यों नहीं उठा लिया अपना। समीक्षा कुलगुरु कृपाचार्य की हो रही है कि चीरहरण होता रहा तो उन्होंने विद्रोह करके राजमहल क्यों नहीं छोड़ा। समीक्षा कर्ण की हो रही है, जो इतना बड़ा दानवीर है, कि उसने अपने आंखों के सामने अपने दोस्त को ठीक बात क्यों नहीं समझाई, और नहीं मानता तो विद्रोह क्यों नहीं किया। समीक्षा सबकी होती है, सबकी होगी। गांधी की समीक्षा हो रही है, नेहरू की समीक्षा हो रही है, नेताजी की भी समीक्षा हो रही है। जिस नेताजी को गायब करने की कोशिश की है, नेताजी आगे बाहर आ गए। जिस पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, आज पटेल आगे आ गए। समीक्षा सबकी होगी। और हमारी जो पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां, ये तो बड़ी, ये तो बहुत ही क्रिटिकल है। ये हमारे आपके कहने पे नहीं मानेगी, अपने पैरामीटर पे तौलेगी किसने क्या किया। 10 साल के बाद ये पूछा जाएगा कि कौन सा रिफॉर्म किया। पुलिस रिफॉर्म किया, जुडिशियल रिफॉर्म किया, इलेक्शन रिफॉर्म किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, सिटीजन चार्टर लागू किया, जुडिशियल चार्टर लागू किया, कितने नेताओं के 100% प्रॉपर्टी जब्त किया, कितने नेताओं को आजीवन कारावास दिया, कानून कौन से बदले, क्या नहीं बदला, कहां पहुंचाया भारत को। हम कहते हैं भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून से चलता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में आज तक हम टॉप 15 कभी आ ही नहीं पाए। हम कहते हैं भारत ईमानदार है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आजकल कभी हम टॉप 50 में नहीं आ पाए। इस साल भी हम 86वें स्थान पे है। तो ये बातें, मैंने कहा ना, समीक्षा सबकी होती है, इतिहास सबकी समीक्षा करता है। हमारे बाबा के लिए नेहरू जी सबसे बड़े राष्ट्रवादी थे, हमारे पिताजी के लिए इंदिरा जी सबसे बड़ी राष्ट्रवादी थी। तो हमारा बच्चा भी कल समीक्षा करे।
समीक्षा सबकी होगी, किसी की 5 साल पर, और बाकी छोड़ दीजिए। 2012 में तो केजरीवाल दुनिया के, भारत के सबसे ईमानदार नेता थे। अभी 5-7 साल पहले केजरीवाल भारत के सबसे ईमानदार आदमी थे। तो समीक्षा हो रही है ना, समीक्षा सबकी होगी। ये इतनी समीक्षा बात सबकी होगी और होनी चाहिए। और एक बार फिर आपने इतनी सारी बातें और इतने सारे तथ्य और इतने उसके साथ रखे हैं कि मैं समझता हूं कि लोगों को एक उसमें चेतना जगेगी, लोग समझेंगे। और जो बात आपने कही है आखिर में कि समीक्षा सबकी होगी, जब अच्छे अच्छों की नहीं हो रही है तो हम और आप क्या है, हमारी भी होगी और आपकी भी होगी। लेकिन आपने जो आह्वान किया है पूरे देश के लोगों से, 8 अगस्त दिल्ली चलो और ये जो हमारे पास व्यवस्था है उसको उसकी उसकी होली चलाओ। तो मैं समझता हूं कि जो लोग सुन रहे हैं आपकी बात को, बहुत लाखों में लोग सुनते हैं आपको, आज आपके कई फेसबुक पे भी ये जा रहा है। मैं सबसे अपील करूंगा कि ये सिर्फ कोई अश्वनी कुमार का निजी मामला नहीं है, न पुष्पेंद्र जी का है, न आरएसएन का है, न जीडी का है, न सुशील पंडित का है। ये तमाम सारे लोगों का एक ही मकसद है कि ये राष्ट्र बचे और सूरत बदले। अगर कपड़े बदलते रहेंगे आप तो सूरत नहीं बदलेगी। कपड़े बदलने से लोग आपको हो सकता है कुछ खिताब दे दें, लेकिन सूरत अगर नहीं बदली तो इतिहास में आपकी भी समीक्षा होगी और इतनी ऐसी ऐसी होगी कि जिसका आपने उम्मीद नहीं की होगी। अगर राष्ट्र में अपने आप को दर्ज कराना है तो वो काम करके जाइए कि आपका कोई भी सपोर्टर ना हो, तब भी लोग आपको पीछे खड़े होकर के आपकी वाहवाही करें, आपकी तारीफ करें। अश्वनी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते रहेंगे इसी बेबाकी से, इसी धड़ल्ले से, इसी हौसले से, इसी बुलंदी से। आपकी आवाज बनी रहे और आप देश को जगाते रहें। खासतौर से जो लीगल एरियाज है जहां बहुत कम लोगों की पकड़ होती है या होती है तो लोग इस तरीके से बोलते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं कोई नफा नुकसान ना उनको हो जाए, कहीं कोई बुरा ना मान जाए, कुछ मिलने वाला हो ना। तो हम सब शायद इसी काम के लिए बने हैं कि नफे नुकसान में हम आते ही नहीं है, वो हमारे पेरिफेरी में ही नहीं है। इसलिए इस पे और चर्चा करेंगे और मुद्दों पे करेंगे। आज आपने आर्टिकल 30 को बहुत विस्तार से समझा दिया और इसकी इसकी रिलेवेंस कैसे हुई, कौन लोग लाए, क्या एजेंडा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।